नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भाग 1, जिसका शीर्षक है चतुर्भुज। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्भुज यानी चार भुजाएं। तो चतुर्भुज के बारे में है वो हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है ए बी सी और डी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ये भुजाएं हैं, दो अंदर है इसके। अब इनका अलग अलग नामकरण भी करेंगे, भी क्या क्या इनके नाम है, कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं चतुर्भुज की परिभाषा। भी चतुर्भुज कहते किसे हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो यहाँ पर 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बंद और खुली आकृति के बारे में हम पूर्व में जानकारी हासिल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी त्रिभुज की तरह इसमें 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति है। 4 भुजाएं कौन कौन सी है इसके अंदर, ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए। इनको भुजाएं कह सकते हो, रेखाखंड भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इसमें कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। और 4 ही शीर्ष होते हैं, ए बी सी और डी। ये शीर्ष है ए बी सी और डी। तो 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष। अब इसके अंदर शीर्ष क्या होता है, शीर्ष कहते किसे हैं कि जो भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जैसे एक ये भुजा हो गई और एक ये हो गई, तो ये इसका क्या है, शीर्ष है। शीर्ष किसको कहते हैं, भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं। और इसके अंदर दो ये डॉटेड लाइनें भी दिखाई गई है, इसे क्या कहते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। तो इनका कहते हैं विकर्ण, इनका नाम है विकर्ण। चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। जो हमारा चतुर्भुज है, इसके अंदर जो आमने सामने के शीर्ष हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आमने सामने के शीर्ष। ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया, ये डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। तो ये क्या हो गए, त्रिभुज के विकर्ण हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले है वो ध्यान देने वाली बात यही है कि किसी भी टॉपिक का हमें जो बेस है वो क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बारे में जो छोटी छोटी जानकारी है वो हमें पता होगी, तभी हम आगे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अब इसके अंदर जो भी शब्द हैं दिए हुए हैं कि भुजाएं क्या है, कोण क्या है, शीर्ष क्या है, शीर्ष कहते किसे हैं और विकर्ण किसे कहते हैं, ये सब बातें हमें वो पता होनी चाहिए। तो चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं, ए बी और सी डी। अब इसके अंदर आगे हम पता करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होती है चतुर्भुज के अंदर। तो पुनः दोहरा ले अपने, भुजाएं 4 हो गई, 4 कोण हो गए, 4 शीर्ष हो गए। शीर्ष कहते किसे हैं, जो प्रतिच्छेद बिंदु है। जैसे यहाँ पर भी एक नीचे है ये, तो ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। विकर्ण आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। ए सी और बी डी 2 विकर्ण होते हैं। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे कि आसन भुजाएं और सम्मुख कोण कौन कौन से होते हैं। ये चतुर्भुज की आकृति आपके सामने दी हुई है, इसके अंदर आसन भुजाएं कौन सी होती है और सम्मुख कोण कौन से होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आसन यानी बिल्कुल पास में। तो चतुर्भुज के अंदर जिन भुजाओं का शीर्ष उभयनिष्ठ हो जाए, जैसे उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब क्या है, ये जो हमारा शीर्ष है ये इस भुजा और इस भुजा का यहाँ पर उभयनिष्ठ है। ध्यान दें, यहाँ पर शीर्ष ए है तो इस भुजा और इस भुजा का क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है, यानी दोनों का कॉमन है। ए से 2 निकल रही है, ए डी और ए बी। तो यही क्या कहलाती है, आसन भुजाएं। यानी ये भुजा इसकी आसन भुजा है, यहाँ पर ये भुजा इसकी आसन भुजा है, ये भुजा इसकी आसन भुजा है और ये भुजा इसकी आसन भुजा है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी, ये ए बी अगर लेता हूँ मैं तो इसके साथ बी सी भी आसन भुजा है और ए बी के साथ में डी ए बी इसकी आसन भुजा है। तो ए बी बी सी के साथ सी डी हो गई
और सी डी के साथ डी ए हो गई, और मैं डी ए लेता हूँ तो पुनः उसके साथ ए बी हो गई। तो ये सारी क्या हो गई, आसन भुजाएं। तो आसन भुजाओं का हमें कैसे पता चलेगा कि जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ये चीज़ याद में रखनी है कि शीर्ष उभयनिष्ठ हो। इसके बाद में आते हैं अपने सम्मुख कोण क्या होता है। उन कोणों को जिनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा न हो, यानी वो कोण सम्मुख कोण होते हैं। जैसे कोण ए है ना, ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, यानी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है इसमें कोई भी। कोण ए जो बन रहा है वो ए बी और ए डी पर बन रहा है, कोण सी बन रहा है वो सी बी और सी डी पर बन रहा है, इनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। अब यहाँ पर अगर भुजा उभयनिष्ठ होगी तो वो आसन भुजाएं होगी, और अगर भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगी तो वो क्या होगा, सम्मुख कोण होगा। इसी तरह से बी का सम्मुख कोण क्या होगा, बी का सम्मुख कोण हो जाएगा डी। तो ये हो गए इसके अंदर हमारे सम्मुख कोण। तो कोण ए सी तथा बी डी क्या है, सम्मुख कोण है। इसके बाद में आते हैं अपने इसमें आसन भुजाएं पढ़ ली। आसन भुजाएं क्या होती है, सम्मुख कोण क्या होता है। तो आसन कोण भी होते हैं। आसन कोण कौन से होते हैं, चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बनने वाले कोण आसन कोण होते हैं। एक ही भुजा पर, जैसे ये भुजा है ए की ए बी, इसके ऊपर ए भी बन रहा है और बी भी बन रहा है, तो ये क्या है, एक ही भुजा ए बी पर बने आसन कोण है। कोण ए और कोण बी एक ही भुजा ए बी पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोण ए का आसन कोण है कोण बी, बी का है सी, सी का है डी, डी का है पुनः ए। तो इसके अंदर ये तीन नई बातें आई, आसन भुजाएं, सम्मुख कोण और आसन कोण। तो हम यहाँ पर विकर्ण का पता कर चुके हैं। विकर्ण इसमें क्या होगा, इसको मिला दो इससे और बी को मिला दो डी से, तो ये दो विकर्ण हो जाएंगे। चार भुजाएं हो गई, चतुर्भुज जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसका। चार शीर्ष हो गए इसके। आसन भुजाएं कौन सी हो गई, सम्मुख कोण कौन से हो गए, और इसका आसन कोण कौन सा हो गया। तो ये है जो चतुर्भुज के बारे में मूलभूत जानकारी है कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के अंदर क्या क्या बातें होती हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते थे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता था, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में भी अपने आगे चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में आते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने त्रिभुजों से संबंधित जो सामान्य जानकारी दी थी उसके अंदर है वो त्रिभुजों के प्रकार भी बताए गए थे, तो उनको भी आप है ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन कर लें। अब है चतुर्भुज के प्रकार। भी चतुर्भुज हमें केवल यहाँ ये पता चला है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब क्या चतुर्भुज भी कई प्रकार के हो सकते हैं, क्या उनके भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ है वो चतुर्भुजों के नाम दे रहा हूँ। तो पहला है इसके अंदर समलंब चतुर्भुज, यानी जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें लंब समान हो। इसमें दूसरा है सम चतुर्भुज। सम का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि इसकी भुजाएं समान होगी। समांतर चतुर्भुज समांतर होगी, और आयत और वर्ग, इस प्रकार से ये कई प्रकार के चतुर्भुज है। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से है। अब जैसे यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज दो लिख दिए गए हैं, तो इसके अंदर क्या है, एक जो समांतर चतुर्भुज है ना उसको हम पतंग मानेंगे। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि पतंग को समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं कहते, या समांतर चतुर्भुज को पतंग क्यों नहीं कहते। तो इसके बारे में भी है वो थोड़ा सा नोट कर लेंगे। तो ये मुख्य हमारे 6 प्रकार के चतुर्भुज हैं, और ये जो हमारा था ये एक सामान्य चतुर्भुज है। आगे हम क्या करेंगे, विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे, इनके गुणों के बारे में पता करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती है, गुण क्या होते हैं।
तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इनमें भी सब में क्या होगी, भुजाएं चार चार होगी, परंतु इन सब को है वो अलग अलग इनका बाकायदा नाम है। कोई वर्ग है, कोई आयत है, कोई पतंग है, कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समचतुर्भुज है, कोई समलंब चतुर्भुज है। अब क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी तरह चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर हम इसकी जांच करेंगे। तो चतुर्भुज में क्या करेंगे, एक विकर्ण खींचकर उसे दो त्रिभुजों में बांट कर सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है, सामान्य चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज कोई भी हो, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, सभी के कोणों का, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये हमेशा याद रखें, चाहे किसी भी प्रकार का हो वो, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, चाहे सामान्य चतुर्भुज हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये ABCD एक चतुर्भुज हमारे सामने आकृति दी हुई है। A से C को मैं मिला देता हूँ, तो यहाँ पर ये दो त्रिभुज बन गए, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ABCD एक चतुर्भुज है और AC उसका एक विकर्ण है। अब क्या है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। तो पहले हम ये लेते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में ये तीन कोण बनते हैं, D, ये इधर वाला A और ये C। यहाँ पर ध्यान दें, A है ना, दो कोणों में विभक्त हो गया है, तो यहाँ पर इसको सीधा कोण A नहीं कह सकते हम। अगर हमें इधर वाला कोण ये लेना है तो इसका नाम DAC लिखो या CAD लिखो। अगर नीचे वाला लेना है तो CAB लिखो या BAC लिखो। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो कोण एक विशेष बिंदु के ऊपर कोण कहाँ से कहाँ को जा रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं पुनः आपको बता दूं कि ये जो कोण D है इसके तीन नाम हैं। तीन नाम कौन कौन से हैं, इसको अपने दोहरा ले थोड़ा, कि इसको एक तो अपने कह देंगे कोण D, ठीक है, कोण D, और दूसरा इसका नाम हो जाएगा कोण CDA, और तीसरा इसका नाम हो जाएगा कोण ADC, यानी ये D इनके बीच में रहेगा। इसी तरह से जैसे ये कोण A है, कोण A के दो भाग हो रहे हैं, एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है, एक ये एक डबल लाइन वाला, एक सिंगल चाप वाला, एक डबल चाप वाला। तो इसका अगर नाम लेंगे तो इसके भी तीन नाम होंगे। पहला नाम इसका होगा DAC और दूसरा नाम इसका होगा CAD। अब यहाँ पर कोण A हम नहीं ले सकते, तो इसके तीन नाम नहीं होंगे, इसके दो ही नाम होंगे। जब ये इतना कोण मैं ले रहा हूँ तो इसका नाम होगा DAC या CAD, ए बीच में रखना है, तब हमें ये पता चलेगा कि कौन से कोण की हम बात कर रहे हैं। इसके तीन नाम हो सकते हैं क्योंकि ये अलग पड़ा है, इसके कोई दो या भाग कोण के नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चतुर्भुज है, एक विकर्ण खींच लिया AC। अब बात करते हैं हम त्रिभुज ADC की। तो त्रिभुज के अंदर तीन कोण है, एक ये कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। C भी इसको है विकर्ण है, C बिंदु से विकर्ण एक की तरफ जा रहा है, तो ये कोण C है, ये भी दो भागों में बंटा हुआ है। तो पहले हम ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं ADC, इसके अंदर कोण DAC प्लस कोण ACD और प्लस कोण D। अब यहाँ पे D क्यों लिख दिया, अगर D का नाम मैं कोण ADC लिख देता हूँ तो भी गलत नहीं है, CDA लिख देता हूँ तो भी गलत नहीं है। यहाँ पर सीधा कोण D हम लिख सकते हैं क्योंकि कोण D यहाँ पर अकेला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इन यहाँ पर जैसे अब DAC लिखा है मैंने, DAC ये लिखा है, यहाँ पर ध्यान दे लें, यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है भाई हमें। इस DAC का नाम आप CAD भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बार हम क्या है कंफ्यूज सोच में पड़ जाते हैं कि ये DAC रटें। कोई DAC रटने की जरूरत नहीं है, A बीच में होना चाहिए, C इधर कर दो, D इधर कर दो। जैसे पुनः ध्यान दे लें, में इस कोण का नाम क्या है, DAC या CAD, ये बीच में रहना चाहिए A, तब ये कोण हमारा है वो पूर्ण हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इन तीनों का योग 180, मैंने क्यों किया कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार त्रिभुज ABC, अब ये त्रिभुज ले लो ABC, इसके अंदर भी तीन कोण हैं, कौन कौन से, CAB,
ये हो गया सी ए बी, चाहे इसको बी ए सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी ए बी या बी ए सी। और कोण बी, ये अकेला पड़ा है, कोण बी ले लेंगे, और तीसरा कोण हो जाएगा ये डबल चाप वाला हमारा, तो इसका नाम हो जाएगा ए सी बी लिख दो, चाहे बी सी ए लिख दो, इसको चाहे ए सी बी लिख दो, चाहे बी पहले लिख करके बी सी ए लिख दो। तो यहाँ पर भी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों के हमने नाम लिख करके 180 डिग्री आगे बराबर लिख दिया, ये हम जानते हैं। अब क्या है, एक और दो को हम जोड़ देंगे। जो समीकरण एक और दो है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे इसका। अब जोड़ना कैसे है वो भी देख लो। अब इसकी इस साइड में ये तीनों कोण है, इसकी भी इस साइड में तीनों कोण है, दोनों के बराबर 180 है। तो पहले ये तीनों लिख लो और जोड़ते हुए ये तीनों लिख लो। तो ये हमने नकल करके देख करके लिखना है, इधर 180 में 180 जोड़ दो, यानी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ दो और राइट साइड में राइट साइड जोड़ दो। जोड़ने का तरीका है, सीख लें। इसके अंदर ये तीनों कोण देख करके लिखने हैं और ये भी तीनों देख करके लिखने हैं, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि जैसे इसके बीच में ए है तो ए वाला और ढूंढ लेंगे, इसके बीच में भी ए है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, ए वाले इकट्ठे कर दिए। अब इसके बीच में सी है और इसके बीच में भी सी है, तो इन दोनों को भी हम इकट्ठा कर देंगे। फिर कोण बी लिख दूंगा मैं और कोण डी लिख दूंगा। यानी यहाँ पर क्या किया है, थोड़ी सी एक सिस्टम से समीकरण को लिखा गया है दोबारा, कि आगे उसका कुछ हम हल निकालें। अब क्या किया कि इसका जो मान है वो आ गया कोण ए। ये कोण ए कैसे आया, यहाँ समझ लें कि डी ए सी और सी ए बी, यहाँ पर देख लें डी ए सी और सी ए बी, डी ए सी ये कोण हो गया और सी ए बी ये कोण हो गया। तो इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, तब ये पूरा कोण क्या बन जाता है, कोण ए बन जाता है। यानी इसके दो भाग है, पहले भी मैंने बताया था, जो विकर्ण है वो कोण ए के दो भाग कर रहा है। अब मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया, तो ये कोण ए हो गया। इसी तरह से इसके भी दो भाग हैं, डी सी ए और बी सी ए, डी सी ए और बी सी ए। या अब डी सी ए को यहाँ रटना नहीं है, आप ए सी डी भी लिख सकते हो और इसको ए सी बी भी लिख सकते हो। यहाँ पर रटने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, रटेंगे नहीं अपने। तो ए सी डी और ए सी बी, ये क्या हो गया, कोण सी हो गया, हम यहाँ पर रटेंगे नहीं इसको। पुनः एक बार ध्यान दे ले में, जैसे ये चित्र है हमारा, इसके ऊपर ध्यान दें आप। कोण डी ए सी, डी ए सी ये कोण हो गया, और सी ए बी, यानी ये जो विकर्ण है ये कोण ए के दो भाग कर रहा है, और अगर मैं इन दोनों भागों को जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है, कोण ए। इसी तरह से विकर्ण सी के कोण के भी दो भाग कर रहा है, पहला ये और दूसरा ये, इसको मैं दोनों को जोड़ देता हूं। कैसे जोड़ा, कोण ए सी डी और ए सी बी, तो ये हमारा बन गया कोण सी। ये जो मान है वो यहाँ पर अपने रख लेते हैं कि ये जो जोड़ है ये ए आ गया और इसका जोड़ कितना आ गया, कोण सी आ गया, कोण बी आ गया, कोण डी आ गया, बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको सिस्टम से लिख देते हैं कि पहले कोण ए, फिर कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर 360 डिग्री। ये 180 और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता चल गया कि अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और जो ये चतुर्भुज का जो हमने 360 डिग्री सिद्ध किया है, इसे क्या कहते हैं, ये होता है चतुर्भुज का, क्या कहलाता है ये, कोण युग्म गुण। ये चतुर्भुज का कोण योग गुण, कोण योग गुण, इसे चतुर्भुज का कोण योग गुण कहते हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले भी चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या है,
तो हमें यही प्रमेय है। इसी तरह से इसको हमने सिद्ध करके दिखाना होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चतुर्भुज ले लेंगे, उसके दो त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 360 डिग्री और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 160 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, दो समीकरणें हमें प्राप्त हो जाएगी, इनको जोड़ देंगे। जोड़ करके थोड़ा सा इसका सिस्टम है वो सेट कर लेंगे कि इन दो कोणों को जो योग है वो ए कहलाएगा, इन दो का योग है वो सी कहलाएगा। और इस तरह से हमें चारों कोणों को जोड़ते हुए उनका योग है वो 360 डिग्री प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्भुज का कोण योग गुण। इस तरह से हमें प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। तो अभी हमने यहाँ पर है वो चतुर्भुज की बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त की। भुजाएं कितनी होती है, शीर्ष कितने होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं, आसन भुजाएं क्या होती है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं। और यहाँ पर ये पढ़ा चतुर्भुज का कोण योग गुण भी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। तो इसके बारे में मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि आप भी है वो जो भी नया टॉपिक जारी होता है, आज ये नया टॉपिक जारी हो रहा है चतुर्भुज से संबंधित है, तो इसके भी 4 या 5 भाग होंगे, कोर्स आधारित है। तो आप इनको है वो क्रम से देखें। अगर आप है ये सोच लोगे कि हम 5वां वीडियो देख लेते हैं, तो उसमें आपसे क्या है कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप गणित के अंदर चला जाता है। गणित के अंदर नियमितीकरण बहुत ज़रूरी है। अगर हम गणित की कक्षा के अंदर भी नियमित रूप से नहीं आते हैं तो हमें बहुत भारी नुकसान होता है। क्योंकि वैसे तो चाहे कोई भी विषय हो स्टेप बाय स्टेप चलता है, पर गणित के अंदर तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा नियमित रहना और नियमित पढ़ना अति आवश्यक है। इसके ऊपर विशेष ध्यान रखें। इसके बारे में आज हमने चर्चा की कि इसका चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त की। इसके अगले भाग में हमें जो मैंने आपको बताया था अभी चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं और उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या नहीं होते हैं, आपस में उनका संबंध क्या होगा। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में सिर्फ समांतर चतुर्भुज और उससे जुड़े हुए सवाल ही आएंगे, तो उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये भाग पहला ये टॉपिक है वो यहीं पर पूर्ण होता है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।